आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जहां अपने जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है लैंगिक जनन की परिभाषा, कायिक एवं जननिक प्रावस्था, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है, सतत एवं असतत प्रजनक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लैंगिक जनन की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो जैसे कि अपन ने लैंगिक जनन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के उसको डिफ़ाइन किया था, वैसे ही यहाँ हम लैंगिक जनन को उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। सबसे पहली बात, लैंगिक जनन के दौरान जीव के दोनों प्रभेदों से अपना तात्पर्य है मेल और फीमेल, अर्थात नर व मादा। इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, चाहे वे अलग अलग जीव के रूप में निरूपित हों, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, या वो विद इन ए एनिमल यानी कि किसी एक ही जीव में अंदर उपस्थित हो। जैसे अलग अलग की अगर अपन बात करें लैंगिक जनन दर्शाने वाले जो जीव हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन यानी कि मानव का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। लैंगिक जनन ही दर्शाने वाला एक दूसरा जीव है जिसमें नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। उसका एग्जांपल अपन सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थवर्म यानी कि केचुआ, जिसमें नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इनको, उभयलिंगी जीव। तो दोनों प्रभेदों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दूसरी खास बात यह है, यहाँ युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक निर्माण निश्चित तौर पर उपस्थित होता है। साथ ही साथ यहाँ निषेचन अनिवार्य रूप में पाया जाता है। अर्थात निषेचन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ निषेचन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ डेफिनेटली जो जनन है वो कौन सा है, लैंगिक जनन है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ ये कहेंगे, निषेचन के पश्चात उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो पहले युग्मनज का निर्माण करती है। युग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण विकसित होता है, और ये भ्रूण एक नई संतति या नए जीव के रूप में विकसित होता है। खास बात ये, वहाँ अपन ने पढ़ा था लैंगिक जनन में कि बनने वाली जो नई संतति है उनमें विभिन्नताएं नहीं होती, लेकिन यहाँ नई संतति अपने जनकों से काफ़ी अधिक लक्षणों में विभिन्नताएं रखती है, यानी कि यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, जो उद्विकास के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गई लैंगिक जनन की परिभाषा, जिसमें आपको तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। दोनों प्रभेदों की उपस्थिति अनिवार्य है, युग्मक निर्माण की क्रियाएँ डेफिनेटली होती है, निषेचन लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण या अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात जहाँ निषेचन हो रहा है इसका मतलब वो लैंगिक जनन है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है, और भ्रूण से एक नई संतति का निर्माण होता है जो कि काफ़ी अधिक विभिन्नताओं युक्त होती है। ये जो विभिन्नताएं हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बढ़ती हैं, जो कि उद्विकासीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब बात आती है कायिक प्रावस्था और जननिक प्रावस्था। जैसे कि हमने यहाँ बात की, जनन कोई भी हो, लैंगिक हो अलैंगिक हो, उसमें कोई भी जीव है वो सबसे पहले नया जो जन्म हुआ है जिसका, वो वृद्धि करता है, और वृद्धि करके वो परिपक्वता दर्शाता है, और परिपक्वता दर्शाने के पश्चात वो क्या करता है, जनन, चाहे वो लैंगिक हो या अलैंगिक हो। अब इन केस हो गए यदि अपन किसी पौधे की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पादपों की बात कर रहा हूँ और पुष्पीय पादपों की बात कर रहा हूँ, जिनमें अर्थात क्या होता है, पुष्पन क्रिया होती है। तो यदि यहाँ हम कायिक प्रावस्था और जननिक प्रावस्था को पादपों के केस में, स्पेशली पुष्पीय पादपों के केस में अगर हम परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें, तो यहाँ हम दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के एक नवोद्भिद पादप का निर्माण होता है, नवोद्भिद पादप से एक छोटे पादप का निर्माण होता है, और ये जो छोटा पादप है ये दर्शाता है वृद्धि, और वो अपना पूर्ण आकार प्राप्त करता है, चाहे वो मध्यम आकार का वृक्ष हो या विशाल आकार का वृक्ष हो, या जो भी प्रक्रिया है, जिस प्रकार का वो पादप है वो अपना पूर्ण आकार प्राप्त करता है। यहाँ ध्यान देने की जो बात है मेन वो ये है कि यहाँ अभी तक उसने केवल और केवल अपने जड़, तना
और पत्ती यानी कि पर्ण में डेवलपमेंट किया है, यानी कि केवल वृद्धि हुई है। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो जो कि उसके कायिक भाग हैं वो वृद्धि दर्शाते हैं। तो यहाँ तक की जो अवस्था है यानी कि यहाँ तक जो प्रावस्था है वो इन पादपों की या पुष्पीय पादपों की यहाँ तक की जो प्रावस्था है वो कहलाती है कायिक प्रावस्था। क्या कहलाती है? कायिक प्रावस्था। अब इस कायिक प्रावस्था के पश्चात जब वो अपना पौधा पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है तो वो पहली बार उस पौधे में पुष्प लगते हैं, अर्थात तो वहाँ पुष्पन की क्रिया होती है। और चूंकि आगे अपन पढ़ेंगे कि पादपों में लगने वाला जो पुष्प है वो पौधों की लैंगिक संरचना है। क्या है? पौधों की लैंगिक संरचना। लैंगिक संरचना इसलिए है क्योंकि ये पादपों के नर एवं मादा जननांगों को धारण करता है और लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी पुष्प के ही विभिन्न भागों में नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जिनके बारे में अपन आगे अगले चैप्टर में डिटेल से बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे ही पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्प लगते हैं, तो वहाँ लैंगिक संरचना के रूप में पुष्प डेवलप होते हैं जो कि नर और मादा जननांगों को धारण करते हैं, जिनमें आगे क्रमशः युग्मक निर्माण होगा, फिर उसके पश्चात निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा और नई संतति के रूप में यानी कि बीजों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा, जो अंकुरित होकर के इस प्रकार से नए पादप का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पुष्पन क्रिया के पश्चात पौधा या जो भी जीव है वो क्या दर्शा रहा है? परिपक्वता दर्शा रहा है, अर्थात वो जनन प्रारंभ करेगा। इसलिए पुष्पन होने के बाद की जो प्रावस्था है वो उस पौधे की कहलाती है जननिक प्रावस्था। क्या कहलाती है? जननिक प्रावस्था। इसी तरह से यदि हम जंतुओं के केस में बात करें, तो यहाँ अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपरास्तनी, यानी कि जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनमें प्लेसेंटा पाई जाती है, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जिसमें जैसे कि एक एग्जांपल अपन यहाँ लिख लेते हैं, ह्यूमन, मंकी या बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब आ जाते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि अपने गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ जो मेन बात जो है वो ये है कि जब कोई भी ह्यूमन के केस में यदि अपन बात करते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स के केस में अगर अपन बात करें, तो चाहे वो मेल हो यानी कि लड़का हो या चाहे लड़की हो, जब वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके बाद में वो अपना बचपन और इस तरह की चीज़ें यानी कि वो शारीरिक वृद्धि दर्शाते हैं। प्रारंभिक स्थिति में उनमें केवल शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद मेल और फीमेल दोनों में ही कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मेल में अगर अपन बात करें या फीमेल में अगर अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ, यानी कि यौवना अवस्था या यौवन अवस्था यहाँ पर प्रारंभ होती है। जैसे कि मेल में दाढ़ी मूँछों का उगना, आवाज़ का भारी होना, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, दाढ़ी मूँछों का उगना, आवाज़ में भारीपन आना, मांसपेशियों का मजबूत होना, शरीर पर बालों की अधिकता, ये सारे के सारे जो हैं कैरेक्टर्स वो मेल के हैं। इसी तरह से फीमेल्स में आवाज़ का पहले की तुलना में और भी पतला, या जिसे अपन कह सकते हैं जिसकी पिच काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, या पतला होना, त्वचा पर बालों की कमी होना, स्तन ग्रंथियों या स्तनों का विकास होना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो बेसिकली मेल में वृषण के द्वारा स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स जिनको अपन कह सकते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फीमेल्स में अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे जो हार्मोन्स हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के जन्म से लेकर के इन सभी कैरेक्टर्स के आने से पहले तक का जो समय है वो उसकी कायिक प्रावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रावस्था, जिसमें वो केवल और केवल बॉडी की ग्रोथ शो करता है, जिसमें लंबाई में, उसके वेट में, उसके हाथ पैरों की साइज़ में, उसकी उंगलियों की साइज़ में, इनमें वृद्धि होती है। लेकिन इसके पश्चात उसके शरीर में कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है।
यानी कि ये जो सब कैरेक्टर्स हैं ये युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को इंडिकेट करते हैं। अर्थात नर में मेल गेमिट जैसे कि शुक्राणु और फीमेल में फीमेल गेमिट जैसे कि अंडाणु, इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जैसे ही युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है तो वो वाली पीछे वाली जो अपन बात है वो रिपीट करते हैं, युग्मक निर्माण, फिर उसके बाद निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण का विकास और भ्रूण के विकास के पश्चात एक नई संतति का जन्म। तो यहाँ बेसिकली बायोलॉजी के अंतर्गत किसी भी अगर अपन एनिमल्स की जब अपन बात करते हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें बेसिक जो चीज़ है वो फीमेल को माना जाता है। तो यहाँ अगर हम प्राइमेट्स में, ह्यूमन के केस में या बंदर के केस में अगर अपन बात करते हैं तो मादा के अंडाशय में होने वाले जो कुछ परिवर्तन हैं जो कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित कर रहे हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन साइक्लिक होते हैं, यानी कि एक चक्रीय रूप में संपन्न होते हैं। और यहाँ जो ये साइकिल है वो 28 से 30 डेज़ के बाद रिपीट होता है। और यहाँ इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल या लोकल लैंग्वेज में अपन MC के नाम से सुनते हैं, हिंदी में आप इसको ऋतुस्राव चक्र कह सकते हो, मासिक धर्म कह सकते हो, इन सब नामों से इसको जान सकते हैं। तो चूंकि ये 28 से 30 दिन में रिपीट होता है जिसके दौरान अंडाणु का निर्माण किया जाता है, अर्थात मादा निषेचन के लिए तैयार होती है, तो चूंकि 28 से 30 दिन होने के कारण वर्ष भर ये जो साइकिल है ये लगातार चलते रहते हैं। कब? जब प्यूबर्टी या यौवनारंभ अवस्था या यौवन अवस्था वो प्राप्त कर लेती है। इसलिए प्राइमेट्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर्स यानी कि सतत प्रजनक की श्रेणी में रखा गया है। तो आप याद रखेंगे, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है प्राइमेट्स में, उनको सतत प्रजनक कहा जाता है। जबकि नॉन प्राइमेट जैसे कि गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये जो ऐसे जो जानवर से जो कि जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो जो कि नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, यहाँ भी मादा के अंडाशय में होने वाले जो साइक्लिक चेंजेज हैं, इनका टाइम पीरियड यानी कि इनकी जो समयावधि है वो इनकी तुलना में काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि किसी में वर्ष में यानी कि पर ईयर यदि अपन बात करें 1 बार, किसी में पर ईयर 2 बार, किसी में पर ईयर मैक्सिमम 3 बार और अधिकतम मैक्सिमम जो हो सकता है वो 4 बार। अर्थात यहाँ जो मादा है, जैसे कि मादा गाय हुई या मादा बिल्ली हुई या जो मादा कुत्ता है, वो उनकी अगर अपन बात करें ह्यूमन के केस की तुलना करें तो यहाँ अपन देखेंगे कि ह्यूमन हर मंथ रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ चूंकि जो साइकिल है जिसको अपन एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर इसको? एस्ट्रस साइकिल। हिंदी में आप लिख सकते हो मद चक्र। यहाँ हमने कहा ऋतुस्राव चक्र, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि यहाँ इसको कहा जाता है एस्ट्रस साइकिल यानी कि मद चक्र, जिसका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि पर ईयर 1, पर ईयर 2, पर ईयर 3 या पर ईयर 4। तो चूंकि यहाँ जो जनन करने की जो प्रायिकता है या जिसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि ये उसी समय ही जनन कर पाते हैं। अगर उस समय वो जनन नहीं कर पाते हैं तो वो नई संतति का निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इनको नॉन प्राइमेट्स को डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स यानी कि असतत प्रजनक की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। सतत प्रजनक व असतत प्रजनक में विभेद कीजिए, या सतत प्रजनक और असतत प्रजनक से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो लैंगिक जनन के बारे में हमने यहाँ परिभाषा, कायिक और जननिक प्रावस्था, सतत और असतत प्रजनक के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक जनन के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएँ और बहुत सारे जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।